NMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई है, जिसके अंदर सेट का 90 मार्क्स का एग्जाम्स होता है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसके अंदर विभिन्न विषय आते हैं। विभिन्न विषयों के अंदर गणित जो है मेन विषय है। गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का आज अभ्यास करेंगे। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, एक नमक रखने वाला बर्तन जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा गहराई 10 सेंटीमीटर है, में समुद्र का पानी भरा जाता है। इस बर्तन में कितना लीटर पानी भरा जाएगा? सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि लंबाई चौड़ाई तो मीटर में है, मगर गहराई जो है वो सेंटीमीटर में है। सबसे पहले तो आप इनकी इकाइयां बराबर कीजिए। सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों 100। तो हम इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/100। ये आ गया 0.1 मीटर। अब आपकी तीनों इकाइयां जो है बराबर हो गई हैं। मतलब ये 30 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 0.1 मीटर है। मैं आपको इस के आकार से समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि ये जो बर्तन है वो किस प्रकार का है। ये देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी गहराई है। यदि इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो उस पानी का हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा। तो इसमें आपका लंबाई कितनी है? लंबाई है आपकी 30, चौड़ाई है 10 और गहराई है 0.1। इन तीनों को जो है गुणा करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, बटे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया आपका 30 घन मीटर। घन क्यों लगाया? क्योंकि घन जो है वो आपको 3 को दर्शाता है कि हमने 3 इकाइयों को गुणा किया है, लंबाई चौड़ाई और गहराई। ठीक है, तो ये घन मीटर हो गया, मगर हमें आंसर चाहिए लीटर के अंदर। इधर समझिए ध्यान से, घन मीटर। घन मीटर का मतलब एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, गहराई 1 मीटर हो, उस बर्तन के अंदर 1000 लीटर पानी आएगा। अब जब 1 घन मीटर के अंदर 1000 लीटर पानी आ रहा है तो 30 घन मीटर में कितना पानी आएगा? तो इसको 30 को 1000 से गुणा कर दें तो ये आपके लीटर में परिवर्तित हो जाएंगे। ये हो गया आपका 30,000 लीटर। ये आपका आंसर है और ये आपका सी जो है वो आंसर है। प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। सेकंड, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7000 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। पहले तो ये देखना है कि 7000 को सबसे छोटी संख्या निकालनी है कि वो पूरी विभाजित करे। उसके बाद विभाजित होने के उपरांत जो है वो एक पूर्ण घन भी होना चाहिए। देखिए इधर 7000 आपका 9 भाग नहीं जाता, 14 भाग नहीं जाता, 21 नहीं जाता, मगर 7 जाता है। और 7 को हम यदि 7000 से भाग करते हैं तो ये आपका आता है 1000। और 1000 जो है वो किसका घन है? 10 का। कैसे? 10 को 3 बार गुणा करते हैं तो आपका 1000 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये जो है आपका पूर्ण घन संख्या है 1000। ठीक है, और आंसर हो गया आपका 7। ये आपका डी ऑप्शन। एक आपको ब्लॉक चार्ट मिलेगा जिसमें आपने गोले लगाने, आपको 4 ऑप्शन जैसे ABCD है। ठीक है, उसमें जो C है उसमें ब्लैक बॉल पेन लेके जाना जरूरी, उसमें जो है गोले को पूरा फिलअप करना है। ऐसे इसमें C आ जाएगा और इसमें D आ जाएगा। ये थे आपके 2 क्वेश्चन। आगे देखिए, ये कैलकुलेशन से है का मान निकालना है। ये ऑप्शन है 4। इसको देखिए, इसके अंदर जो ब्रैकेट है आपकी ये वाली, इस ब्रैकेट को खोलते हैं पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देखिए -3/5 ब्रैकेट इंटू इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 3/4। ये आपकी ब्रैकेट हो गई। ठीक है,
अब इसमें 3 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए। ये आपका आ गया 12। 3 को 12 से भाग करिए 4 को ऊपर गुणा करिए 2 से 8, 4 को 12 से भाग करिए 3 और 3 को ऊपर गुणा करिए 3 से 9, और ये हो गया आपका -3/5। ठीक है, ये ऐसे। अब ये हो गया -1/12 और ये आ गया -3/5 मल्टीप्लाइड -1/12। अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और इसको 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो ये हो गया -1/20। ये आंसर है। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी। समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखिए, ये फोर्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से देखना। अब ये 8/27 का 1/3 है शक्ति, और इसमें 9/25 की शक्ति 1/2, इसमें 2/5 की -1। इस इधर देखिए, ये जो 8/27 है ये 2 का घन है और ये 3 का घन है। मतलब 2 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आएगा, और 3 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का 3। ठीक है, और ऊपर क्या है 1/3, ये हो गया 1/3। ठीक है, ऐसे इसको, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो ये हो गया आपका 3/5 का वर्ग और ऊपर 1/2। ठीक है, अब इधर आ जाइए मल्टीप्लाई। ये देखिए -1 का मतलब ये है कि ये 1/2/5 है। इसको मतलब ऐसे 1/2/5, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये माइनस का प्लस में हो जाता है। मतलब 2/5 है तो 5/2। इधर समझिए 1/2/5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये 3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका 2/3 आ गया सिर्फ। इधर कर देता हूं, देखिए 2/3 गुणा 3/5, 3/5 गुणा आपका हो गया 5/2, 5/2। इसको सॉल्व करिए, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये सारा 1 आ गया। अब देखिए ऑप्शन ए, ये आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रश्न 5 देखिए, यदि किसी वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का जो परिमाप होता है उसका जो सूत्र है वो होता है 2πr। 2πr ये बराबर होता है परिमाप के, वृत्त के परिमाप के। ठीक है, तो परिमाप हमें दे रखा है, ये हो गया 2 पाई का मान होता है 22/7, आर हमने निकालना है बराबर में 88। ठीक है, 2 को उधर ले जाइए, यहां गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा। ठीक है, और ये 22/7 उधर जो है 7/22 उल्टा हो जाएगा। इसको आप आर बराबर 88/2 गुणा में आपका 7/22, ये कट गया 4 पे और ये कट गया 2 पे, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होगी। ये आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन में देखिए 14, बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गए होंगे ये तीनों प्रश्न। नेक्स्ट, EFG में कोण D बराबर 120 डिग्री तथा कोण F बराबर 140 डिग्री है। यदि कोण E बराबर कोण G, मतलब कोण E जो है वो कोण G के बराबर है हो तो E का मान कितना होगा। इधर देखिए, जैसे ये चतुर्भुज है, ये है D, E, F और ये G। D जो है वो 120 डिग्री है
और एफ जो है ये वाला एफ ये 140 डिग्री है। आपको पता होगा कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार की चतुर्भुज हो, उसके जितने भी चार कोण हैं उनको योग करेंगे तो 360 होगा। बिल्कुल मूंजबानी सवाल है ये। देखिए अब ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं, ये बता दिया कोण E बराबर G, ठीक है जी। और हमें ये पता है कि इन चारों कोणों का जो योग है वो 360 है, तो 120 और 140 हो गए 260। अब बाकी बचा 260, मतलब 360 में से 260 गए तो बाकी बचे 100। तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों का योग 100 है और ये दोनों बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ये 50 का हो गया और ये भी 50 का हो गया। आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। और वैसे आपने इस प्रकार से सॉल्व करना है, कोण D जमा कोण E प्लस कोण F प्लस कोण G बराबर में 360 डिग्री। D आपका 120 डिग्री, कोण E प्लस F जो है वो है 140 डिग्री और प्लस कोण G बराबर 360 डिग्री, ठीक है जी। अब E और G दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कोण E को हम कोण G लिख सकते हैं, कोण G को हम E लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 डिग्री जमा में कोण E जमा में कोण 140 डिग्री जमा में कोण E बराबर में 360 डिग्री। ये मैंने G को E लिख दिया क्योंकि G जो है वो E के बराबर है, तो 120 और 140 ये हो गया 260 डिग्री और कोण E और कोण E 2E और 360 डिग्री। इसको इधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा, 2E बराबर 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो ये आ गया 100 डिग्री। तो ये हो गया 2E बराबर में 100 डिग्री, तो E बराबर हो गया 100 बटा में 2, ये कट गया 50 डिग्री। ये है तरीका, ठीक है। नेक्स्ट, एक बेलन का व्यास, एक बेलन है कोई, बेलन इस प्रकार का होता है, ये बेलन है, ये दोनों तरफ वृत्त होता है और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये बेलन है। व्यास क्या होता है, इसका ये केंद्रक है, ठीक है, ये त्रिज्या होती है और व्यास जो है ये पूरा, मतलब त्रिज्या का डबल होता है व्यास, और व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। अब व्यास दे रखा है हमने, व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी 20 बटे में 2, तो R हो गया 20 बटे में 2 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब h जो है वो R के बराबर है और R हमने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और पाई का मान दिखा रखा है इसमें 3.14। अब इसका आयतन निकालना है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। पाई कितना है 3.14 और R कितना है 10 का वर्ग, और H कितना है, H भी 10 है क्योंकि वो H जो है वो R के बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 3.14 गुणा में 10 का वर्ग 100 हो गया, गुणा में 10, ये दशमलव हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 314 को 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया 3140 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ए बी सी ऑप्शन है, ये सी आंसर। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका छठा और 7वां सवाल। और +3 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। देखिए हम एक रेखा खींचते हैं, इसमें ये 0 है, ये 1 2 3 और इधर -1 -2 और -2, ये संख्या है आपकी।
-3 से +3 तक। मगर इसमें बतानी है आपने कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए -3 और +3 के बीच में ये संख्याएं आती हैं -2 -1, मगर ये पूर्ण संख्या नहीं है आपकी। 0 1 2 ये 3 जो है आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये 3 इसमें ये बना देगा सी। नेक्स्ट, अगर 8 व्यक्ति किसी काम को 21 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। देखिए इस प्रकार के जो सम होते हैं जिसमें काम और समय का होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। देखिए इधर 8 व्यक्ति किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 21 दिनों में, 21 दिन। और एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा। वैसे आप इकाई के जो सम करते हैं उसमें जब हम एक से करते, एक इकाई लगाते हैं तो 21/8 कर देते हैं, मगर इसमें नहीं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए 8 व्यक्ति जब 21 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति उस काम को ज्यादा दिन लेगा, कम तो नहीं लेगा। तो जब ज्यादा लेता है तो इसका मतलब 21 गुना में 8 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, इसका उलट हो जाता है। और 12 व्यक्ति फिर उसको कम समय लेंगे तो ये नीचे 12 आ जाएगा। इसको काट दीजिए आप, 4 दूनी 4 तिये 3 को 7 दूनी 14, तो ये 14 जो है आपका ये बी आ गया, ठीक है। लास्ट सम है आपका, निम्नलिखित चतुर्भुजों में से कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं, उसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। मगर ये कहता है कि इसमें से कौन सी समांतर चतुर्भुज नहीं है। सबसे पहले वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो वर्ग तो समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ये तो है। इसके बाद है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज के अंदर भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो है वो ये समांतर होती हैं, तो ये भी आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। अब आता आयत। आयत के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और समांतर है, तो ये भी आपका समांतर चतुर्भुज हो गया आयत भी। अब लास्ट में आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है, बराबर नहीं होती। मतलब आमने सामने मतलब एक, ये वाली भुजा इसके ना तो बराबर होती है ना ही समांतर होती है। सिर्फ 4 भुजाओं में से जो एक जोड़ा है वो जो है क्या होता है, समांतर होता है। इस प्रकार का समलंब बनता है, इसलिए समलंब चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये लास्ट वाला आएगा आपका डी। ये थे प्यारे बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न जो कि पिछले जितने भी ईयर्स में सवाल आए हैं उसमें से छांटे गए हैं। इनको बार बार प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार के जैसे सम था आपका काम और समय का, इस प्रकार का सम जरूर आता है। चतुर्भुज का आता है, रेखा जो अंकित करते हैं इस प्रकार का आता है। अलग अलग टाइप्स के जो सम हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।